दोनों महापुरुषों की सूक्ष्म उपस्थिति को मैं प्रणाम करते हुए, परम पूज्य दीदी जी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, आप सबको भी मैं बहुत नमन करता हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले कुछ मिनटों में, कुछ आधे या पौने घंटे में मैं अपनी बात कह पाऊँ, आज तक आप तक ये बता पाऊँ कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, रिसर्च की वैल्यू क्या है, उसको करने के कारक क्या हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ हमारा गोल है, लॉन्ग टर्म हम क्या सोच रहे हैं, और आज के 5 साल बाद सक्सेस हमें किस तौर पर दिखाई देगी। तो जो प्लानिंग है अभी की, पास्ट की और आने वाले समय की, वो सब कुछ आज हम देखेंगे। देखेंगे? सब तक आवाज़ पहुँच रही है मेरी? तो सब लोग अभी भारत के कौन से हिस्से से हैं? हरियाणा, हिमाचल, यूपी, ओके। तो सब उत्तर भारत से ही हैं? तो हिंदी ठीक ठाक रहेगी या बीच बीच में इंग्लिश बोलना होगा? तो मातृभाषा में बात करेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं वो मैं बोलने वाला हूं रिवर्स इज न्यू वे फॉरवर्ड, मतलब आगे जाने का रास्ता पीछे से शुरू होता है। थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन भी है कि ये क्या बात बता रहे हैं, पर ये जो बात है इसको आप एक तरीके से अपने विचार में रखिए। जो हम आगे स्लाइड्स में जाते जाएंगे तो थोड़ा समझेंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि जब तक हमारा ये इंटरेक्शन खत्म हो तब तक आप भी ये बात समझ जाओ कि रिवर्स इज द न्यू वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का, जहां मैं काम करता हूं, जहां लगभग 500 वैज्ञानिक काम करते हैं और सब एक तरीके से यही करने का प्रयास करते हैं कि हमारी औषधियां कैसे काम करती हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन कैसा है। हम अगर तुलसी खा रहे हैं, गिलोय खा रहे हैं, अश्वगंधा खा रहे हैं, तो हमारा शरीर किस तरीके से उन दवाइयों को, उन दिव्य औषधियों के प्रति रेस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, दवाइयों को समझने के अलग अलग तरीके हैं, औषधियों का नया विकास जिसको हम ड्रग डिस्कवरी कहते हैं, उसके अपने अपने साइकिल हैं। जैसे अभी आदरणीय बहन जी ने बताया कि क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, ये उन्होंने इतना अच्छे से बताया, मुझे लगा कि मुझे आना ही नहीं चाहिए था। ये बहन इतना बढ़िया बता रही थी कि बस मेरा दिल खुश हो गया। तो एक बार इन बहन के लिए जोर से ताली बजाते हैं, क्योंकि ये जो लर्निंग है, जो समझ है, अगर हम सब लोग एक ही थॉट प्रोसेस में आ जाते हैं तो वो सब कुछ हम एक सामाजिक तौर पे सोच रहे होते हैं, मतलब कि एक कलेक्टिव थॉट सबके पास आता है कि जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन के तौर पर देखते हैं कि जो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन है, हमें परम श्रद्धेय स्वामी जी, परम पूज्य आचार्य जी का आशीर्वाद नित्य प्राप्त होता रहता है और हमारी ऊर्जा रोज रोज यहीं से ही आती है। जैसे हम सबके पास सेल फोन है ना, हमारे सेल फोन चार्ज होते हैं, हम उसमें एक टाइप सी या पतले पिन का चार्जर लगाते हैं, हमारे पास भी 2 चार्जर्स हैं, राइट। हमें ऐसी ऊर्जा रोज रोज जैसे जैसे हम होते हैं डिस्चार्ज, बीच में एक बार पिन लगती है, सबको चार्ज आ जाता है। आता नहीं आता है? तो वो जो पूरी प्रोसेस है ऊर्जा को अपने पास लेने की, जो हमारे बड़े बड़े प्लान हैं, वहाँ तक वो सब परम पूज्य स्वामी जी, परम श्रद्धेय आचार्य जी से हमें प्राप्त होते हैं। और ये जो पूरे लैब्स हैं, ये 2017 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा इनॉग्रेट किए गए थे। ये अल्ट्रा मॉडर्न लेबोरेटरीज़ हैं। ये इसीलिए सेटअप की गई हैं कि जो हमारी मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है, जो आजकल हम समझते हैं कि विज्ञान क्या है, और जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, जो आयुर्वेद और योग से जुड़ा हुआ है, उसके बीच का जो गैप है, उसको भरने के लिए इन लैब्स की स्थापना परम पूज्य आचार्य जी, परम श्रद्धेय स्वामी जी ने की। और ये दुनिया में शायद अपने टाइप के एक ही ऐसे लेबोरेटरी हैं जो सबसे मॉडर्न है, और वो ऐसा काम करती हैं जो स्टेट ऑफ आर्ट है। मतलब जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिस तरीके से हम काम करते हैं, वो शायद आयुर्वेद को लेके ऐसा सेटअप दुनिया में कहीं एक और नहीं है। तो हमें ये गर्व की अनुभूति भी होनी चाहिए, और अगर ताली बजाएंगे तो मुझे भी थोड़ी थोड़ी लगेगी आप मेरी बात समझ गए हो। टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट, मतलब जो भी हम रिसर्च करते हैं, रिसर्चर्स के लिए जो खिलौने हैं, जो टॉयज़ हैं, वो इक्विपमेंट्स होते हैं। तो जो अच्छे क्वालिटी के मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हमारे पास उपलब्ध हैं। और जो वर्कफोर्स है, मतलब जो साइंटिस्ट हैं, वो दुनिया भर से ट्रेनिंग लेके आए हैं, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, न्यूजीलैंड से, भारत भर से तो हैं ही। तो जो भी ग्लोबल लर्निंग है, उन सब लर्निंग को एक साथ इकट्ठा करके, उन साइंटिस्ट को एक साथ रख के हम एक ग्लोबल वर्कफोर्स का निर्माण करते हैं, जो टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट के साथ लेके आगे चलते हैं और दिन रात रिसर्च में लगे ही रहते हैं। तो जैसे हर एक संस्था का एक मिशन होता है, एक विजन होता है, हमारी संस्था का भी एक ऐसा ही मिशन है कि हम चाहते हैं कि दुनिया भर के लोगों की हेल्थ, उनका स्वास्थ्य
और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब उनके जीने का तरीका, जीने की गुणवत्ता वो इम्प्रूव हो, वो अच्छी हो, थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन। मतलब हम रिसर्च करें, अनुसंधान करें, नवाचार करें और उसके उसके इस्तेमाल से दुनिया भर के लोगों का स्वास्थ्य और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर करें। और इसको करने का जो हमारा विजन है वो बहुत सिंपल है कि हमारे पास ऋषियों का प्राचीन ज्ञान है जो कई हजार साल पुराना है, 5000 से लेकर 6000 साल तक। परम पूज्य आचार्य श्री आजकल यही रिसर्च भी कर रहे हैं कि हमारी हिस्ट्री कैसी है, हमारा इतिहास कितना पुराना है, हमारा ज्ञान कितना पुराना है, और जो नए डेटा अभी आ रहे हैं, जो अभी एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस है, उसके मुकाबले कुछ नए डेटा आचार्य जी ने अभी और ढूंढे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि हमारा ज्ञान कम से कम 5-6 हजार साल पुराना है। और उस सब ज्ञान को एक साथ इकट्ठा करके उसको प्रोसेस करके एक हम फनल के थ्रू लेके जाते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और वो फनल है विजडम की, मॉडर्न प्रैक्टिस की, स्कोप ऑफ डिलीवरी की, मल्टी प्रोंग अप्रोच लेके, मतलब एक साथ बहुत सारा काम करके एक रिसर्च आयुर्वेदा के तौर पर हम पहुंचना चाह रहे हैं, जो है एक साइंटिफिकली वैलिडेटेड एविडेंस बेस्ड मेडिसिनल सिस्टम। अब ये थोड़ा सा कीवर्ड है, थोड़ा सा ज़्यादा क्लिष्ट लग रहा होगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर हम बात करते हैं आयुर्वेदा की, कि हम समझते हैं आयुर्वेदा एक ऐसा विज्ञान है जो हम सबको स्वस्थ रखता है, और अगर अस्वस्थ हो जाए तो अच्छे से दोबारा स्वस्थ भी कर देता है। ये हमारी फीलिंग है, ये हम मानते हैं। पर हमारे अलावा ये कौन मानता है? हमारे अलावा और लोगों को मनवाने के लिए हमें कुछ प्रमाण देने की आवश्यकता होती है, एविडेंस देने की आवश्यकता होती है। वो एविडेंस जब हमारे पास आ जाता है तो उस विज्ञान को हम एविडेंस बेस्ड रिसर्च कहते हैं। प्रमाण के साथ बताना कि ये दवा देखो इस तरीके से ऐसे काम कर रही है। तो आयुर्वेद के जो फॉलोअर्स हैं, उनके अलावा भारतवर्ष के बाहर अगर लोग आयुर्वेद को वैसे ही पहचाने जैसे किसी और मेडिसिन सिस्टम को पहचानते हैं, वो हमारा ध्येय है, वो हमारा लक्ष्य है, और हम वहाँ उधर जा रहे हैं और बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो इस बात पर ताली बजा लेते हैं। तो इसको करने का तरीका क्या है कि हम कर कैसे रहे हैं? तो इसका तरीका बड़ा सिंपल सा है कि ये हर काम स्टेप बाय स्टेप होता है। हमने भी एक पिरामिड के तौर पे काम करना शुरू किया, इनिशिएट किया 1995 में, जब परम पूज्य स्वामी जी, परम श्रद्धेय आचार्य जी ने एक दिव्य फार्मेसी की स्थापना की और एक पतंजलि के जो पूरे दवाइयों का अभियान है उसकी शुरुआत की। वहाँ से हमने शुरू किया एंशिएंट विजडम और विजनरी लीडरशिप के साथ ट्रांजिट होके नोबल प्रोसेस लगाए, पेटेंटेड मेडिसिन बनाई, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाया। आजकल हम यहाँ आए हुए हैं जिसको हम एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। मतलब जो भी हमारा थॉट था, जो भी हमारा प्लान था, संस्था का जो भी एक रूप था, उसको एक मूर्त रूप दिया गया। और आजकल हम यहाँ हैं जहाँ हमारे पास इनर्जाइज वर्कफोर्स हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जो इनर्जाइज हैं, जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, जो हर वक्त वही करना चाह रहे हैं जो उनसे एक्सपेक्टेड है। इग्नाइटेड थॉट्स हैं, जो परम पूज्य स्वामी जी, परम श्रद्धेय आचार्य जी से जो मैं चार्ज की बात कर रहा था, ये वही थॉट्स हैं, क्योंकि वो हमें डे बाय डे, डेली बेसिस पे गाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस बीमारी में किस दवा का अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। वो सब थॉट्स हमें आशीर्वाद के तौर पर आचार्य जी और स्वामी जी से मिलते रहते हैं। और उसके साथ के साथ जो सबसे क्रिटिकल है, जो आयुर्वेद के बारे में कहा जाता है कि शायद थोड़ा दिक्कत वाला है, वो है क्वालिटी डिलीवरी। मतलब जो औषधि एक बार बनी है हर बार वैसी बनती जाए, उसके अंदर वही कंपोनेंट हों जो एक में थे। हम उस पर फोकस करके जा रहे हैं उधर जिधर हम कहते हैं एक्सीलेंस, जहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ऑफ आयुर्वेदा होगी। भारतवर्ष की सीमाओं के बाहर भी आयुर्वेद को वही पहचान, वही सम्मान और वही इज्जत मिलेगी जो किसी और मेडिसिनल सिस्टम को मिलनी चाहिए और मिलती आ रही है। नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। तो एक हम ये भी चाह रहे हैं, जैसे जैसे इतना सारा मैं बोल रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अकेला मैं ही बोल रहा होता हूँ तो थोड़ा गड़बड़ सा हो जाता है। तो हम इसको एक डायलॉग के तौर पे रखेंगे, मतलब कि अगर किसी को कुछ क्वेरी होंगी तो वो अपने पास लिख के रखेंगे और हम बाद में सत्र के बाद 2-4 प्रश्न लेके उनके बारे में बात करेंगे। आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बहुत जल्दी बताऊंगा कि हमारे काम का तरीका कैसा है। और उसके बाद सबके पास शायद ये वाला फ्लायर्स होगा, सबके पास है, सबके बैग्स में है ना? जिनके पास है वो निकाल लेंगे, जिनके पास नहीं है वो अपने पड़ोसी का देख लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी डॉक्टर प्रदीप नैन जी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। एक बार डॉक्टर नैन का स्वागत करते हैं बहुत जोर से।
क्योंकि जो डॉक्टर नैन हमारे केमिस्ट्री टीम के हेड हैं और केमिस्ट्री के साथ साथ जो हम काम कर रहे होते हैं वो ही इन दवाइयों की पहले फॉर्मुलेशन के तौर पे आती है। तो जब मैं अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद डॉक्टर नैन विल टेक ओवर। अगर सबको कागज मिल गया हो तो मैं बोलूँ, ठीक है, नहीं मिला तो कुछ कॉपीज हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, डॉक्टर नैन उनको शेयर करेंगे और फिर उसके बाद डॉक्टर नैन एक एक दवाई के बारे में आपको बताएंगे कि ये दवा ब्रेन के, हार्ट के, लंग्स के कौन कौन से हिस्से में कैसे कैसे काम करती है। ठीक है, अच्छा, अब जो हम बात करते हैं रिसर्च की, जैसे हम घर पे खाना बनाते हैं ना, घर खाना सही बनाते हैं ना, मैं भी बनाता हूँ और मुझे खाना बनाने में बड़ा मजा आता है। तो जब मौका मिलता है मैं किचन में जाता हूँ और बहुत बढ़िया खाना बनाता हूँ। एटलीस्ट मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। तो उसके एक अपने आपके पास एक प्रोटोकॉल है कि जैसे अगर रोटी बनानी है तो पहले आप आटा लेंगे, छानेंगे, उसके बाद थोड़ा पानी मिलाएंगे, हल्का सा घी मिलाएंगे, उसे गूँथेंगे, थोड़ी देर छोड़ देंगे, फिर एक छोटी सी के बेलेंगे, सेकेंगे, घी लगा के सर्व करेंगे। एक पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम प्रोटोकॉल कहते हैं, राइट। तो ये जो प्रोटोकॉल है, जो काम करने का तरीका है, वो साइंटिफिक वर्ड में भी उतना वैलिड है। तो हर चीज का आप एक प्रोटोकॉल बना देते हो और वो प्रोटोकॉल तय करता है कि आपके काम करने का तरीका कितना स्टैंडर्डाइज्ड है ना। तो ऐसा ही रिसर्च फील्ड में है, आप हर चीज के स्ट्रेंथ देखते हो, उसके प्रोटोकॉल की कैपेबिलिटी देखते हो और जब वो चीज अच्छी बन जाती है तो और संस्थाएं आके आपको बताती हैं। जैसे आपकी रोटी अच्छी बनी हो तो सब लोग बोलते हैं ना, आज रोटी अच्छी बनाई, कहते नहीं कहते हैं? और जिस दिन चुप रहते हैं आप समझ जाते हो आज तो गड़बड़ हुआ है, राइट। तो जैसे ही आप काम करते हो, आपके काम के ऊपर कमेंट्स, उनके एक्रेडिशन, उसकी उसकी अच्छाई और लोग बताना शुरू कर देते हैं। वो बहुत क्रिटिकल होता है रिसर्च वर्क के लिए। तो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन इस मामले में टॉप ऑफ द लाइन है। मतलब जैसा किसी फार्मा इंडस्ट्री में जो जो रिक्वायरमेंट होती हैं एक्रेडिशंस की, प्रोटोकॉल्स की, स्ट्रेंथ की, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन या तो उसको मीट करता है या उसको बीट करता है। मतलब कि हमारे पास वो सब एक्रेडिशंस हैं जिस तरीके से हम रिसर्च को आगे लेके जा सकते हैं और जो भी हमारे आउटपुट हैं वो सब जगह वैलिडेटेड होते हैं। चाहे वो बात हो NABL एक्रेडिशन की, जो ये बताती है कि हमारी लैब की क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कैसे हैं, मतलब जो हम रोटियां बना रहे हैं वो कैसी क्वालिटी की बना रहे हैं। और चाहे वो बात हो गवर्नमेंटल एक्रेडिशन की, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की, चाहे बात हो एनिमल हाउस के एक्रेडिशन की, क्योंकि सब काम आपको एथिकली करने होते हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट एनिमल्स के साथ कर रहे हो, पशुओं के साथ कर रहे हो या इंसानों के साथ कर रहे हो, तो आपको एथिक्स का ध्यान रखना पड़ता है, मोरालिटी का ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी एनिमल को अनड्यू चोट ना पहुंचे, अनड्यू दर्द ना हो और जो भी आप काम करो वो सही तरीके से हो। तो वो उसके लिए पूरी कमेटीज़ बनी होती हैं और ये जितने ज़्यादा हम डीप में जाते हैं उतने ज़्यादा इन पर रेगुलेशन आते जाते हैं। तो वो आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सब वही एक्रेडिशंस हैं, वही सब प्रोसेस हैं। और अच्छा ये है कि हमारे पास एक अच्छा 250 बेड का हॉस्पिटल है जो हमारे नेक्स्ट डोर है। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है जहाँ लगभग 8 सब्जेक्ट में PG की पढ़ाई होती है, BAMS, MD, MS होती है। नेचुरोपैथी की भी डिग्री हमारे यूनिवर्सिटी में मिलती है और लगभग 2500 मेडिकल डॉक्टर्स पतंजलि के रोस्टर में हैं जो पतंजलि के हर एक चिकित्सालय में बैठे होते हैं और लगभग 30,000 पेशेंट्स एवरी डे उन चिकित्सालयों में जाते हैं। उन सब का डेटा एक जगह एक्वायर होता है और लगभग 1 करोड़ पेशेंट्स का डेटा आज हमारे पास पतंजलि इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड फॉर्म में है। और ये बड़े नंबर्स हैं क्योंकि आजकल का टाइम डेटा का टाइम है। आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है वो आपको उतना स्ट्रांग बनाता है। तो 1 करोड़ पेशेंट्स का डेटा कि उन्होंने अब तक क्या बीमारी थी, उन्होंने कौन सी दवा खाई, कितनी खाई, किस डॉक्टर ने लिखी और बीमारी कितनी ठीक हो गई, ये एक बड़े नंबर्स हैं और ये पिछले 15-20 साल से इकट्ठा होता हुआ इतने बड़े वॉल्यूम में पहुंच चुका है। अब हम देखेंगे पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में हम करते क्या क्या हैं। इसके अलग अलग सेगमेंट्स हैं। आज मैं थोड़ा बात करूंगा ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट का, कि औषधियों का निर्माण, उनका विकास कैसे करते हैं। आपको शायद बहन बेतिया जी ने भी एड्रेस किया होगा, अभी किया है शायद,
भी शायद करेंगी, आप वो बात करेंगी हर्बल रिसर्च के बारे में कि कैसे हम प्लांट्स के सिस्टम्स को प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट करते हैं। और जो बड़ा काम हुआ है जिसे हम वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, जब पूरी दुनिया के जितने भी मेडिसिनल प्लांट हैं उनको एक जगह कंपाइल करके लगभग 1 लाख प्रश्नों की मोटी सी पुस्तक की श्रृंखला बनाई है, वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया। प्रिया जी उसके बारे में आपसे बात करेंगी। और फिर आप और भी देखेंगे पतंजलि पेंटिंग्स के बारे में, हर्बेरियम के बारे में, और जो एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो पुरानी हमारे पास पांडुलिपियां हैं जो कई हजार साल पुरानी हैं, जो पत्तों पे कुछ लिखा हुआ है, तख्तों पे कुछ लिखा हुआ है, जो हमारे ऋषि कितने साल पहले लिख गए थे, उनका भी कलेक्शन हमारे पास है, जिसको हम स्कैन करके, जिसको हम डिसाइफर करके चेक करते हैं कि भाई ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसको आज हम दोबारा इस्तेमाल कर सकें। तो ये सब काम होते हैं। और साथ के साथ योगा रिसर्च पे भी बहुत सारा काम होता है। तो 5 बड़े बड़े सेगमेंट हैं जिसके बारे में आप हौले हौले सुनते रहेंगे। आज मैं बात करूंगा ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट के बारे में, औषधियों के निर्माण और उसके विकास के बारे में। ये पूरा सेगमेंट परम पूज्य आचार्य जी द्वारा डेली बेसिस पे ड्राइव होता है। हमारे 5 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो इन विट्रो बायोलॉजी पे काम करते हैं, मतलब हम सेल लाइन ट्रायल्स पे काम करते हैं, ह्यूमन सेल्स पे काम करते हैं। शरीर के लगभग हर एक अंग के सेल्स हमारे पास हैं। सेल्स आप सब लोग समझते हो, वो बैटरी वाले सेल या फिर कोशिका? अरे क्या बात है। तो कोशिका बेसिकली जीवन की एक बेसिक इकाई है, राइट? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज अ सेल। सेल से नीचे जाते हैं तो जीवन नहीं होता है। जीवन एक सेल के बाद ही शुरू होता है। सेल्स मिलकर बनाती हैं टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम बनाता है पूरा शरीर। तो अगर हम ऐसे जा रहे होते हैं तो जो सेल के लेवल के रिसर्च हैं वहाँ हम बहुत कुछ ये चेक कर पाते हैं कि बीमारी कैसे आगे बढ़ रही है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सेल बायोलॉजी का काम इन विट्रो बायोलॉजी में करते हैं, इन विवो बायोलॉजी में हम काम करते हैं एनिमल्स के ऊपर। अलग अलग एनिमल मॉडल्स में हम डिजीज इंड्यूस करते हैं और देखते हैं कि कैसे उसको नॉर्मलाइज किया जा सकता है। हर्बल केमिस्ट्री में हम चेक करते हैं कि दवाइयों के अंदर, औषधियों के अंदर केमिकल कंपोनेंट कौन कौन से हैं, नेचुरली पैक्ड कौन कौन से कंपाउंड हैं जो नेचर ने इन औषधियों के अंदर पैक किए हैं, और हर एक औषधि में कितने कितने हैं, किस किस मात्रा में है, और कितने कितने होने चाहिए। तो वो पूरी केमिस्ट्री वहाँ से आती है। डॉक्टर नैन इसी फंक्शन को लीड करते हैं, जो यहाँ कोने में बैठे हुए हैं और आपको बहुत गौर से देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगली बार मुझे ही एड्रेस करना है। तो नैन जी के लिए एक बार दोबारा ताली बजा लेते हैं। और उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी ऐसा एरिया है जहां हम काम करते हैं इन्फेक्शंस पे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंगस हो, इन तीनों पे काम करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे शरीर का जो रेस्पॉन्स है ऐसे इन्फेक्शन के लिए, जिसको हम होस्ट रेस्पॉन्स कहते हैं, उस रेस्पॉन्स को भी हम माइक्रोबायोलॉजी में देखते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज क्लिनिकल रिसर्च, जहां हम क्लिनिकल ट्रायल्स रन करते हैं। जो हमारी क्लिनिकल ट्रायल साइट्स हैं, मतलब कि जो रोगी हैं जिनको दिक्कत है, जिनको आप दवा देकर ठीक करते हो, तो उनका भी पूरा डेटा अलग अलग तरीके से आप मेजर करते हो। हमारे बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स अलग अलग मेडिकल कॉलेज में चल रहे हैं, बहुत सारे एम्स में चल रहे हैं, टाटा मेमोरियल में चल रहे हैं। तो उन सब का एक जगह समन्वय, उनका एक जगह कोऑर्डिनेशन पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन से ही होता है, और क्लिनिकल रिसर्च टीम उसी को लीड करती है। अब ये बेसिक कुछ और फोटोग्राफ्स हैं जो बताते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इन विट्रो बायोलॉजी में कैसा दिख रहा है, इन विवो में क्या है, हर्बल केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, माइक्रोबायोलॉजी क्या कर रही है, और क्लिनिकल रिसर्च कैसे हैं। ये सब फोटोग्राफ्स हमारे लैब्स के हैं। आप में कुछ लोगों को जो इंटरेस्ट होगा और वक्त भी होगा तो आपको वहाँ भी देखने को भेजेंगे। आप आके कुछ देख भी सकते हैं और आपको देख के अच्छा भी लगेगा कि रिसर्च किस डायरेक्शन में जा रही है। अब आप आते हैं एनिमल मॉडल्स ऑफ फॉर रिसर्च। हम किन किन मॉडल्स पे लैब में काम करते हैं। ये थोड़ी सी एक्साइटिंग स्लाइड है क्योंकि इसमें कुछ चलती फिरती चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और यही एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जहाँ गति होती है वहाँ अच्छा लगता है। तो ये जो चलती चीज़ें आप देख रहे हैं जहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है, ये है सी एलिगेंस। सी एलिगेंस एक छोटा सा वर्म होता है जिस पर हम बहुत काम करते हैं। एक केंचुए का छोटा भाई होता है, भाई कहूँगा तो ज़्यादा केंचुए को बुरा लग जाएगा, केंचुए का चचेरा कज़न होता है, बहुत छोटा सा होता है, आंखों से दिखाई नहीं देता, ट्रांसपेरेंट है और लगभग 1 मिलीमीटर साइज का है। 21 दिन इसकी लाइफ होती है, और इसके अंदर और ह्यूमंस के अंदर लगभग 68% जीन सेम होते हैं। मतलब कि हम बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल सिस्टम हैं जो इन वर्म्स के अंदर हम देख सकते हैं।
जैसे कि डायबिटीज़ इंड्यूस कर सकते हैं, इनके अंदर स्ट्रेस इंड्यूस कर सकते हैं। और जो बड़ा अच्छा डेटा भी आने वाला है, शायद कल या परसों में कभी मैं मॉर्निंग शो में दिखाऊंगा, कि इन वर्म्स को आप गायत्री मंत्र सुना सकते हो। आप जब ना गायत्री मंत्र सुनाते हो 108 बार पूज्य स्वामी जी की आवाज़ में गाया हुआ गायत्री मंत्र अगर जब सुनते हैं, इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, जो एक बहुत बड़ी वाली बात है। हमने आज तक ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और हमें लग भी नहीं रहा था कैसा होगा कि गायत्री मंत्र का प्रभाव एनिमल्स पर भी पड़ता है। सी एलिगेंस उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कुछ डेटा बहुत अच्छे वाले हैं, उस पर हम अभी आगे और भी बात करेंगे। उसके बाद है ज़ीब्रा फिश, मतलब ये भी एक मछलियां हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी हैं, लगभग 1.5 इंच की साइज़ की होती हैं। और ये वर्टिब्रेट्स हैं, मतलब इनके पास वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, और इनके अंदर भी हम बहुत अलग अलग डिजीज़ इंड्यूस करके उन पे काम करते हैं। और राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, ये माइस हैं। माइस को हिंदी में शायद चूहिया कहते हैं, और ये इधर रैट है जिसको हम चूहा कहते हैं। चूहा और चूहिया दो अलग अलग एनिमल हैं। ऐसा नहीं है कि छोटा चूहा चूहिया होता है, ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं ना, ये सोचते हैं या फीमेल वर्जन है तो चूहिया है, मेल है तो चूहा है। ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग एनिमल्स हैं। इनकी बायोलॉजी भी अलग जैसी होती है, इनकी बॉडी शेप भी अलग है, कुछ बॉडी फंक्शन भी अलग है। कुछ ऑर्गन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल गॉल ब्लैडर जो होता है ना, किसी किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन आ जाता है जो लिवर के अंदर होता है, तो चूहों के अंदर गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता, चूहियों के अंदर पाया जाता है। तो ऐसा कुछ गैप्स हैं। इनके भी बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं, जैसे इंसानों में है ना अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं, ऐसा ही इनके अंदर होता है। तो हमारे पास भी लगभग 12-15 टाइप के स्ट्रेन्स रैट के और माइस के हैं, जिन पे हम बहुत सारा काम करते हैं। उसके बाद जो बगल में जो सज्जन आपकी तरफ हाथ हिला रहे हैं, ये रियल में ऐसा हाथ नहीं हिलाते हैं। इनको कहा गया है कि भाई हाथ हिला लो, क्योंकि सामने बहुत अच्छी अच्छी लेडीज़ बैठी हैं, सुंदर सुंदर कन्याएं बैठी हैं, उनको वेव करना अच्छा लगता है। तो आप चाहो तो लौट के आप भी हाथ हिला सकते हो। ये देख नहीं रहे हैं पर अच्छा लगेगा इनको। ये है हैमस्टर्स। हैमस्टर समझिए गिलहरी के थोड़े से डिस्टेंस कज़न है। इनको हम चाइनीज़ हैमस्टर्स कहते हैं। गिलहरी से थोड़े बड़े होते हैं और पूंछ काफ़ी बड़ी होती है। हैमस्टर्स के ऊपर हम गायनोकोलॉजिकल रिसर्च करते हैं, मतलब कि जो स्त्री रोग हैं उनको हैमस्टर में इंड्यूस करना आसान हो जाता है। तो बहुत सारे काम हमने हैमस्टर्स पे किए हुए हैं। और ठीक बगल में आप गिनी पिग को देख रहे हैं, जो लगभग इतने बड़े होते हैं और बहुत डरपोक होते हैं। मतलब आप गिनी पिग के पास अगर जोर से ताली बजाओ तो बेचारा डर जाता है, और गिनी पिग को अगर ऊपर से ऐसे गिरा दो तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। वो इतना ज़्यादा स्कैरी होता है और उसको लगता है कि उसके आसपास जो हो रहा है वो उसी के अगेंस्ट हो रहा है। तो इस पे काम करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, पर इस पर हम काफ़ी काम करते हैं। और लास्ट जो आप देख रहे हैं रैबिट्स, जो आराम से बैठ के यहाँ घास खा रहे हैं, इनके ऊपर हम बहुत सारा डर्मेटोलॉजिकल रिसर्च करते हैं कि जो स्किन की अलग अलग बीमारियां हैं, रैबिट्स के साथ रिसर्च करने में बहुत आसानी रहती है। और इनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर होती हैं, तो आई रिसर्च भी रैबिट के साथ की जाती है। ये सब एनिमल मॉडल्स हमारे लैब में यहाँ पे हैं, और इन सब पे हम खूब सारा वाला काम करते हैं। इसके अलावा हम काम करते हैं डॉग्स पे और मंकीज़ पे। वो काम हम भारतवर्ष से बाहर करते हैं। चाइना में कुछ हमारी लैब्स हैं, जो हमारे पार्टनर हैं, कोलैबोरेटर्स हैं, उन पे हम वो रिसर्च कर रहे होते हैं। तो जितने भी एनिमल मॉडल्स पॉसिबल हैं जो कि सिंथेटिक वर्ड में, मॉडर्न मेडिसिन में, फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, उन सब का सही इस्तेमाल पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में किया जाता है। और वो ये बताता है कि हम विज्ञान को उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं जो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाए। अब हम बात करते हैं कि हम किन किन बीमारियों पर काम कर रहे हैं। बहुत सारी बीमारियों को आप जानते हैं, बहुत सारी को आप नहीं जानते हैं, तो इसलिए आप इनको अलग अलग बिन में डाल सकते हो, अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो। इन्फ्लेमेशन पे काम करते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे काम करते हैं, कैंसर पे काम करते हैं, न्यूरोसाइंस पे काम करते हैं, इन्फ्लेमेशन पे काम करते हैं। और ये लगभग जो आप नंबर यहाँ देख रहे हो कि ये इसकी अलग अलग इतनी बीमारियां हैं जिस पे हमने रिसर्च किया हुआ है, चाहे वो रूमेटाइड अर्थराइटिस हो, IBD हो, सोरियासिस हो, अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, COPD हो, जो इन्फ्लेमेशन की बीमारियां हैं, सूजन की बीमारियां हैं। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ये सब यहाँ आती हैं। कैंसर पे हम काफ़ी सारा काम कर रहे हैं, लगभग 8 टाइप के अलग अलग कैंसर पे काम कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, कुछ ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं जो हमें ऐसा फीलिंग देते हैं, भरोसा देते हैं कि हम कैंसर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो एक बड़ी वाली बात है कि कैंसर को भी कंट्रोल कर पाना पॉसिबल है। एक अच्छा योग, एक अच्छी आदत, एक अच्छा भरोसा, एक अच्छी
फीलिंग कि हम कैंसर से जीत रहे हैं, उसके साथ साथ अगर सही मेडिसिन हो तो कैंसर पे काबू पाया जा सकता है। न्यूरो साइंस में हम काम करते हैं पेन्स के ऊपर, लर्निंग एंड मेमोरी के ऊपर, ब्रेन फंक्शन के ऊपर, कि कैसे हमारा बॉडी सिस्टम कंट्रोल हो रहा है, हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है। और लास्ट में बात है इन्फेक्शियस डिजीज की, कि एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स कौन सी हैं, एंटी फंगल कौन सी हैं, एंटीवायरल कौन सी हैं, और होस्ट डिफेंस कैसे काम कर रहा है। तो इसके साथ लेके आगे चलें तो लगभग पिछले 4 साल में या 3 साल में 60 नई नई औषधियों का निर्माण, उनका फॉर्मुलेशन, जिनके नाम के अंतिम आप ग्रिट देखते हो, जो ग्रिट सीरीज की दवाइयां हैं, उन सब का फॉर्मुलेशन पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के वैज्ञानिकों ने पिछले 3-4 साल में किया है। और वो दवाइयां बड़ा अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, और हर एक ऐसी बीमारी को लगभग हम कवर करते हैं, उसके लिए दवाई रखते हैं, चाहे वो पैनक्रियास की अलग दवाई हो, चाहे वो थायराइड की अलग दवाई हो। स्पेसिफिकली उनका बहुत नोबल फॉर्मुलेशन पूज्य आचार्य श्री श्रद्धेय स्वामी जी ने किया, और जिसको हमने वैलिड करके बताया कि ये दवाइयाँ किस तरीके से काम करती हैं। अब जब आप बात करते हो रिसर्च की, तो रिसर्च का एक बड़ा पैरामीटर है कि आपका जो काम है वो कौन कौन लोग पढ़ रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, और अगर आप रिसर्च अच्छे से कर रहे हो तो उसके रिसर्च पेपर कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो रिसर्च पेपर आपके एक तरीके से क्वालिटी के पैरामीटर होते हैं, और रिसर्च कहाँ छप रही है वो भी एक बड़ा पैरामीटर है। जैसे कि आपके घर में न्यूज़पेपर आते हैं, और आपके पास एक न्यूज़ आई है जो आपने देखा, कोई यहाँ का कोई लोकल पेपर है, जैसे प्रधान टाइम्स, शायद उसका नाम भी नहीं जानते होंगे, जो यहाँ का पेपर है, और कुछ खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स की खबर को अच्छा मानोगे, क्योंकि वो एक बड़ा अखबार है, एक बड़ा न्यूज़पेपर है। ऐसा ही साइंटिफिक वर्ल्ड में होता है कि आप किस जर्नल में, किस पत्रिका में अपने रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो, वो ये तय करता है कि आपका विज्ञान किस लेवल का है।